Hello students, welcome you all. Today we are going to revise the concept of a very important chapter, that is journal, and which is a very key concept of all the chapters and all the concept of remaining chapters in your accountancy class 11. आज हम बात करेंगे आपके को सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि हमारे सारे चैप्टर्स के लिए एक की कॉन्सेप्ट का रोल प्ले करता है और ये बताता है हमें कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती है किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर होता है उसको कैसे शुरू किया जाए और उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर कैसे की जाए। तो आइए बात करते हैं आज हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारे क्लास 11 का सबसे रूट कॉन्सेप्ट है, दैट इज जर्नल। आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे और रिवाइज करेंगे आपके उस सारे कॉन्सेप्ट को जिसमें आपने पढ़ा था कि जर्नल क्या होता है या जर्नल क्यों बनाया जाता है, और जब जर्नल बनाया जाता है तो जर्नल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे की जाती है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें, आइए रिवाइज करते हैं उस शानदार कॉन्सेप्ट को इन अ वेरी क्लियर मैनर। लेट्स कम। जर्नल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री where the transaction which are financial in nature are recorded as per the rule of double entry system in a synchronized manner। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ कीवर्ड्स मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। जर्नल क्या है? एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कैसी बुक जिसमें हम ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि कैसे होते हैं? फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। ठीक है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो, है ना, मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम उन ट्रांजैक्शंस में ये भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग हो वो कैसी हो? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हो, यानी कि जिसमें ये बताया गया हो कि हर ट्रांजैक्शन किस तरीके से दोनों साइड को, डेबिट और क्रेडिट साइड को जो है रिकॉर्ड करता है और वो जो है एक दूसरे को इक्वल करता है। ठीक है, और सिंक्रोनाइज्ड मैनर का मतलब डेट वाइज एंड इवेंट वाइज। ठीक है, जो डेट पहले है वो डेट पहले, जो डेट बाद में है वो डेट बाद में। एक ही डेट का जो ट्रांजैक्शन पहले है उसे पहले और जो ट्रांजैक्शन बाद का है उसे बाद में। ये कॉन्सेप्ट था हमारे जर्नल का, दैट व्हाट जर्नल इज। ओके, दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन से दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द की रोल, की कॉन्सेप्ट ऑफ द जर्नल, अबाउट व्हाट जर्नल इज। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल हम क्यों बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं हम इसलिए ताकि हम अपने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकें दैट इट एक्चुअली हैज बीन टेकन प्लेस, है ना। और इससे भी बड़ी बात, सबसे पहले हमारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकें, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब उससे भी बड़ी बात, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो
उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से भी पहले ये जो हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं हम, बेसिस फॉर अटेनिंग बेसिस टू अटेन अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी फर्म जो भी आप रन करा रहे हो उसने क्या प्रॉफिट अर्न किया और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। ये जो है ये दो फाइनल हमारे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के, कि हमारी फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस कितनी है और उस प्रॉफिट एंड लॉस से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं अपने उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जो कि हमारी फर्म में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती हैं और अकर करती हैं। और इनकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, डेट वाइज एंड इवेंट वाइज, मतलब जो डेट पहले उसकी रिकॉर्डिंग पहले और जो डेट बाद में उसकी रिकॉर्डिंग बाद में, ठीक है। और इसके बाद जो है हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उन रिकॉर्डिंग को जो है जस्ट मिनट, मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा था, फीचर्स पे थोड़ा सा जो है हम लोगों ने फोकस कर लिया। जो ऑब्जेक्टिव है हमारी जर्नल का, दैट इज द टू प्रोवाइड अ बेसिस टू अकाउंटिंग टू अटेन अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जो है हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और इसके बाद जो है इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू प्रोवाइड एक्चुअली टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो है किस नेचर का है, जिससे हम प्लानिंग कर सकें टू प्रोवाइड हेल्प इन planning process, and a part of that to make a evidence for solving doubts in the class or in the disputes. You can say disputes. Okay, now see, this is the objective of the journal. These are the main objective of journal, why journal is prepared. Okay, later on we will discuss about the process of preparation of journal, ठीक है। We will discuss the steps on the basis of which, going through which, following which we will prepare journal, okay। or you can say steps of preparation journal, okay। Let's see, when we talk about the step, initially what we do, initially we ensure that whatever the transaction we are going to record is financial in nature or not, ठीक है। Identification of financial transaction, ओके। हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है। अगर होगा इफ यस
then record. If no, then ignore. It will not record it in the books. Okay. After that, later on, what we will discuss, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 पे हम जब ये इंश्योर कर लेते हैं दैट द ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली फाइनेंशियल इन नेचर, व्हाट वी आइडेंटिफाई द नेचर, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर द ट्रांजेक्शन. ठीक है, इसको अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम प्रैक्टिकल एक जो है एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी फाइंड करते हैं और उसको जो है यूज़ करते हैं जर्नल एंट्री फाइंड बनाने में. ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप, डिटरमाइनिंग द nature of such responsible party okay, and a part of that we also try to find the to adopt the golden rule for such पार्टी. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप नंबर 1 को. स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कहा कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं. ठीक, फिर इसके बाद अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी को हम फाइंड करते हैं. किसके कारण, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिस वर्ड की एब्सेंस में ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, पूरे स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होता है उस स्टेटमेंट में हम जो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी फाइंड करते हैं और उसके बाद उस पार्टी का नेचर 3 तरीके का होता है. या तो वो पार्टी रियल होगी, या तो पर्सनल होगी, या तो नॉमिनल होगी. ठीक है, अभी इसकी डिटेल डिस्कशन हम कर लेते हैं गोल्डन रूल में और उसके बाद इस रियल पर्सनल नॉमिनल के नेचर के बेसिस पे हम उस गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं जो हमें डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया. ठीक है, तो क्या होता है वो गोल्डन रूल, आइए समझते हैं. तो जर्नल का वो गोल्डन रूल हमारे ट्रांजैक्शंस को, हमारी पार्टी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करता है. ठीक है, क्या होते हैं वो गोल्डन रूल, आइए देखते हैं. गोल्डन रूल कहता है दैट ऑल पार्टी may be categorized under 3 heads, majorly 2 heads. ठीक है, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल. ठीक है, यानी एक वो जो इंसानों से रिलेटेड है और दूसरा वो जो इंसानों से रिलेटेड नहीं है. इज दैट ओके? जब हम गोल्डन रूल की बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज में हम अपने ट्रांजैक्शन को डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पर्सनल अकाउंट होता है, वो अकाउंट जिससे इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड होते हैं, और दूसरा वो अकाउंट जिससे ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जो है बाकी लोग रिलेटेड होते हैं. ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में पर्सनल की जो एक कैटेगरी होगी दैट इज ह्यूमन बीइंग, है ना, बिकॉज नो एनी अदर लिविंग बीइंग are responsible for that transaction. Okay, and institution also
institution also which are operated by the human being। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। तो इम्पर्सनल अकाउंट की दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है रियल, जिसमें हम टेंजिबल नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, और दूसरा होता है नॉमिनल, जिसमें हम इनटेंजिबल नॉन लिविंग की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट को फिर से कैटेगराइज करके दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरीज होंगी। ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशन दैट आर ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है। इन तीनों ही ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे गोल्डन रूल को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, या तो ये ट्रांजैक्शंस डेबिट होंगे या तो ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट होंगे। पर्सनल अकाउंट में बोला गया है इफ द पर्सन इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम यू, if the person receiving something from you, it will debit it in your book, and opposite manner if the person giving something you, that will credit it in your book। okay। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं रियल की। तो रियल को भी गोल्डन रूल में बोला गया है कि all the things what comes in will be credited and all the things what goes out will be credited। हर वो टेंजिबल नॉन लिविंग थिंग जो आपके फॉर्म में आती है that will be debited, और आपकी फॉर्म से जाती है that will be credited। इसके बाद हम नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा कि all expenses and losses will be debited and all incomes and gains will be credited। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको एक गोल्डन रूल रिवाइज करा दे रहा हूँ। गोल्डन रूल कहता है कि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को जो है हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो जो इंसानों से रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, चाहे वो खुद ह्यूमन बीइंग हो या उनसे ऑपरेटेड कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे हम आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं, प्रीपेड मान लेते हैं, सब सिंपली जो है हम सैलरी सारे वर्कर्स को देते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक की सैलरी बाकी कर देते हैं तो वो होती है आउटस्टैंडिंग। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग वर्ड बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो दैट विल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पर्सन टू whom we have not paid the salary। Therefore, outstanding is a representative personal account। Okay, so the personal account is categorized under three categories. Human being are also involved in the personal account, as well as institution and representative account। All these transactions, all the individuals or all the parties which comes in this criteria will be debited if they are receiver, and credited if they are giving something to us or our institution। Okay, as well as when we talk about impersonal account, it has been categorized under two heading category. First one is real and second one is nominal। Real means the tangible one and nominal means intangible one। ठीक है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग टेंजिबल है तो रियल की कैटेगरी में आएगी, जैसे फर्नीचर, जैसे पिक्चर, जैसे लैंड बिल्डिंग, डस्टर, मार्कर, ओके, बोर्ड। दीज आर रियल थिंग्स एंड दे एक्चुअली that actually come in physical existence
और जिनकी फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती है वो नॉमिनल की कैटेगरीज में जाती हैं, जैसे आपका सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में गोल्डन रूल कहता है we will debit all the transaction what comes in the firm। ठीक है, और if something is going out of the firm that will be credited, okay, as per the rule of real account in the golden rule। And when we talk about the nominal account, all expenses and losses should be debited and all income and gain should be credited। This was the golden rule what we were talking about in the final step of the steps of preparing journal। ठीक है, अब इसका एक कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम कि अल्टीमेटली हमें जो है क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। सपोज राम purchased goods on credit। ठीक है ना, या सिंपली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टेप के हिसाब से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल है या नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब उसमें पैसा इंक्लूडेड है, रुपया आ रहा है या जा रहा है, नहीं। अल्टीमेटली फाइनेंस इज कमिंग इनवर्ड टू द फर्म और गोइंग आउटवर्ड टू द फर्म, दैट ट्रांजैक्शन विल बी फाइनेंशियल इन नेचर। इन दैट केस दिस ट्रांजैक्शन इज अल्टीमेटली फाइनेंशियल इन नेचर। ओके, देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड, है ना। अब देखिए इसके स्टेप 2 में आते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी फाइंड करते हैं, यानी कि वो वर्ड जिसकी एब्सेंस में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, अगर गुड्स को हम हटा दें, ठीक है, अगर हम गुड्स को हटा दें तो गुड्स की एब्सेंस में ट्रांजैक्शन परचेज का हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर गुड्स नहीं होता तो हम परचेज क्या करते। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर जिस परचेजर ने हमें क्रेडिट अलाउ की, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलाउ किया, वो परचेजर, वो वेंडर जो है क्रेडिट अलाउ नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रेडिटर जो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो जा रहा है। उस कंडीशन अगर वो अलाउ नहीं करता तो हम गुड्स परचेज नहीं कर पाते। ठीक है, क्रेडिटर मीन्स द सप्लायर। ठीक है, इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं और सप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आइडेंटिफाई कर ली रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसके बिना ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन पार्टीज का नेचर फाइंड करते हैं। एज वी नो द गुड्स इज एन टेंजिबल नॉन लिविंग, देयरफॉर इट इज अ रियल अकाउंट। एंड एज वी नो दैट person who is allowing the credit means the supplier is personal। okay, personal means the person who is giving something to us, है ना। therefore this person will be credited in our books and the goods is coming inward to the firm, therefore it will be debited। ठीक है, अब मान लीजिए गुड्स की जगह मशीन है। ठीक है, गुड्स की जगह मशीन दिया है तो मशीन भी वही हो जाएगा। ठीक है, मशीन आ रही है। ठीक है, मशीन रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शन अगर आते हैं तो डेबिट। एंड इफ द पर्सन इज अलाउइंग द क्रेडिट परचेज, ही इज गिवर एंड ही इज बिलोंगिंग टू द पर्सनल अकाउंट एंड इट विल बी क्रेडिटेड। तो जर्नल एंट्री विल बी what is coming in the form machinery, machine account debit, machine account will be debited। ठीक है, and the supplier or the creditor will be credited।
दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ आवर ट्रांजेक्शन। बाद में इसकी अमाउंट लिख करके एक छोटा सा नरेशन लिख देते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज। ये नरेशन उनके लिए होता है जिनको हम एंट्री नहीं समझा पाते या जिनको जो है मशीन एंट्री समझ में नहीं आती, वो इस नरेशन से हमारे ट्रांजेक्शन को क्लियर कर लेते हैं और ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फॉर्म में इस रुपए का इस बैलेंस के साथ जो है क्या यूज हुआ। ठीक है, होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इसी तरीके से हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।